नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित यहां पर आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यहां पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वह ईमेल से संबंधित है और यहां पर हम ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल किस सन में भेजा गया था? पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल भेजा था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल कब भेजा गया था? सन 1971 में। किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। मतलब जब हम कोई ईमेल भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो जब वह ईमेल सेंड हो रहा होता है तब वह आउटबॉक्स फोल्डर में रहता है। हमने ईमेल सेंड किया लेकिन अभी वह रिसीवर को पहुंचा नहीं है, मतलब वह किस फोल्डर में है? आउटबॉक्स। जैसे ही वह रिसीवर के पास पहुंच जाता है, हमारे यहां से सेंड हो जाता है, उसे भेज दिया जाता है सेंट फोल्डर में। सेंट ईमेल जैसे ही हमने सेंड किया, जब वह सेंड हो रहा है उस समय पर वह रहता है आउटबॉक्स फोल्डर में, और जब वह हमारे यहां से सेंड हो जाता है तो किस फोल्डर में ट्रांसफर हो जाता है? सेंट फोल्डर में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट। ईमेल को भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में लाया जाता है। मतलब जब ईमेल सेंड हो जाता है तब वह पहुंच जाता है सेंट फोल्डर में, लेकिन जब वह सेंड हो रहा होता है तब वह रहता है आउटबॉक्स फोल्डर में। इनबॉक्स में कौन से ईमेल आते हैं? जो ईमेल हमें प्राप्त होते हैं, जो ईमेल हमें रिसीव होते हैं, प्राप्त होते हैं, वह स्टोर होते हैं इनबॉक्स फोल्डर में। ड्राफ्ट में कौन से ईमेल होते हैं? ड्राफ्ट फोल्डर में। ड्राफ्ट फोल्डर में वह ईमेल होते हैं जो हम तैयार करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ईमेल लिखा, कोई ईमेल बनाया लेकिन उसको सेंड नहीं किया, तो वह कौन से फोल्डर में स्टोर हो जाएगा? ड्राफ्ट फोल्डर में। और स्पैम फोल्डर में कौन से ईमेल आते हैं? स्पैम फोल्डर में वह ईमेल आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जो किसी फ्रॉड से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसे ईमेल को रखा जाता है स्पैम फोल्डर में। तो यहां पर हमने ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ईमेल को भेजे जाने के बाद वह आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में ट्रांसफर हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वह होता है सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वह होता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन सीपीयू होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी मेमोरी साइज को सिलेक्ट करें। यह सभी क्वेश्चन अभी हमने सीपीसीटी के एग्जाम से ही सिलेक्ट करे हैं। जो सीपीसीटी का नवंबर में एग्जाम हुआ है उसमें यह सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट को सिलेक्ट करें। यहां पर हमें कुछ मेमोरी यूनिट दी गई हैं और हमें बताना है कि सबसे छोटी इनमें से कौन सी मेमोरी की साइज है या सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट है। कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उनको मेजर करने के लिए, उनको नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं, जैसे कि बिट, बाइट, निबल, केबी, एमबी, जीबी, कई प्रकार की होती हैं। हमें यहां पर 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट को हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होगी बाइट। बाइट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, लेकिन भाई हमें ऑप्शन में नहीं दी गई है। बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आ जाता है बाइट, निबल के बाद क्या आ जाता है बाइट, बाइट के बाद आ जाता है केबी, एमबी, जीबी। इस प्रकार से यह मेमोरी यूनिट बढ़ती जाती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट वैसे क्या होती है कंप्यूटर में? बिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो क्या बनता है? निबल। जब 8 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? बाइट। लेकिन जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है बाइट। बाइट सबसे छोटी मेमोरी है। इसके बाद एमबी आ जाएगी, एमबी मतलब मेगाबाइट, फिर जीबी आ जाएगा, जीबी मतलब गीगाबाइट, फिर आ जाएगा टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे छोटी यहां पर मेमोरी यूनिट है या मेमोरी की साइज है वह है बाइट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास पहुंच, पहुंच मतलब एक्सेस होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए ब्लैंक आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। किसके पास पहुंच, पहुंच मतलब एक्सेस होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए ब्लैंक आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सिक्योरिटी से संबंधित, सिक्योरिटी से संबंधित। जब कंप्यूटर सिस्टम में हम किसी यूजर को किसी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स का एक्सेस देते हैं, एक्सेस मतलब उसको उपयोग करने का अधिकार देते हैं, तो उससे संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा? किसके पास पहुंच या एक्सेस होनी चाहिए, मतलब कौन सा यूजर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा या रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यह निर्धारित करने के लिए ब्लैंक आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में, हमारे नेटवर्क में कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा, किस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वह होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? किस यूजर को हम किसी रिसोर्स का एक्सेस देंगे या किस यूजर को हम रिसोर्स का एक्सेस नहीं देंगे, यह डिसाइड करता है उसका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, किस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल। यह क्वेश्चन इसी प्रकार से सीपीसीटी के नवंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में ब्लैंक टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल की वैल्यूज को सिंगल सेल में संयोजित मतलब कि कंबाइन करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल की वैल्यूज को सिंगल सेल में संयोजित मतलब कि कंबाइन करने के लिए किया जाता है। हमसे यहां पर पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है जो मल्टीपल सेल की वैल्यू को सिंगल सेल में स्टोर कर देता है। यदि आपके पास मल्टीपल सेल में अलग अलग वैल्यू हैं, अलग अलग डेटा है और उन सभी को आपको एक सेल में रखना है, तो आप कौन सा टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे?
यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। हमें वैल्यू को जोड़ना नहीं है, हमें सभी वैल्यू को इकट्ठा करना है और एक सेल में रखना है, मतलब कॉनकैटिनेट करना है, कॉनकैटिनेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेक्स्ट है डिजिटल, हमने एक सेल में क्या लिख के रखा है, डिजिटल, एक सेल में लिख के रखा है भंडार। हमारे दो सेल हैं एक्सेल के, एक सेल में लिखा है डिजिटल, एक सेल में लिखा है भंडार। हमें करना क्या है, एक तीसरे सेल में डिजिटल भंडार एक साथ करना है, एक साथ लिखकर रखना है, मतलब इन दोनों टेक्स्ट को हमें जोड़ना है। और टेक्स्ट को जोड़ने के लिए टेक्स्ट कैटेगरी में एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ देना, वैल्यू को ऐड कर देना। यहां पर नंबर को नहीं जोड़ रहे हैं हम कि 10 और 10 20 हो जाए, यहां पर हम टेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। और टेक्स्ट फंक्शन में जोड़ने के लिए क्या होता है, कॉनकैटिनेट। यदि आपसे नंबर में पूछा जाता तो नंबर के लिए तो होता है सम फंक्शन, लेकिन टेक्स्ट में कौन सा फंक्शन यूज होता है, कॉनकैटिनेट, जो कि अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ता है और सिंगल सेल में स्टोर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉनकैटिनेट। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, यहां पर एक्सेल में टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन तो है, साथ ही साथ हम कॉनकैटिनेट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, जो एंड का साइन होता है, एंड का सिंबल होता है, इसके द्वारा भी हम टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल में यदि हमें मल्टीपल टेक्स्ट को जोड़ना है तो हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम कॉनकैटिनेट ऑपरेटर या एंड सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक सेल में लिखा है डिजिटल और दूसरे सेल में हमने लिख दिया है भंडार। दो सेल में अलग अलग टेक्स्ट है। अब हमें दोनों सेल का टेक्स्ट जोड़कर एक टेक्स्ट बनाना है, तो हम इक्वल के साथ कॉनकैटिनेट फंक्शन को लगाएंगे। कॉनकैटिनेट, पहला टेक्स्ट हमारा कहां रखा है, D4 सेल में, दूसरा टेक्स्ट हमारा कहां रखा है, E4 सेल में। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं अलग अलग सेल की वैल्यू को इसने कंबाइन कर दिया। कौन से फंक्शन ने, कॉनकैटिनेट फंक्शन ने। और यह एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है, टेक्स्ट कैटेगरी का। यह काम हम अपने कॉनकैटिनेट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। हमने इक्वल लगाया, यहां पर पहले सेल का एड्रेस दिया D4, इसके बाद हमने एंड साइन को लगाया और अगले टेक्स्ट का एड्रेस दिया E4। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉनकैटिनेट ऑपरेटर मतलब एंड के सिंबल से भी हम यह काम कर सकते हैं। तो एक्सेल में मल्टीपल सेल में जो टेक्स्ट होता है उसको जोड़ने के लिए या तो हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि एंड सिंबल से यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है। एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है। यहां पर आपको एमएस वर्ड 2007 में कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड के कोई भी वर्जन में, एमएस वर्ड के जितने भी वर्जन हैं उन सब में इस क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के पावर पॉइंट के वर्जन्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के जो भी वर्जन हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन सभी वर्जन में सेम होते हैं, शॉर्टकट की सेम होती हैं। यदि पेपर में आ जाता है कि एमएस वर्ड 2019 में, तो आपको उसमें यह नहीं सोचना है कि 19 में यह ऑप्शन बदल जाएगा, 19 में भी सेम होगा, शॉर्टकट की तो वही होगी। आपको यहां पर जो क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर के वर्जन दे दिए जाते हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है। मतलब यदि आपने एमएस वर्ड में कोई वर्ड सेलेक्ट किया है तो उससे संबंधित अन्य शब्द आपको कौन बताएगा। इसे हम बोलते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स।
सिनोनिम एंटोनिम कौन बताता है एमएस वर्ड के अंदर? थिसोरस। थिसोरस एक ऐसा ऑप्शन है जो सिलेक्ट किए गए वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम बताता है, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द बताता है। तो एमएस वर्ड में यदि हमने कोई वर्ड सिलेक्ट किया है और हमें उससे रिलेटेड कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम फाइंड करने हैं तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? थिसोरस ऑप्शन का। आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। थिसोरस ऑप्शन एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में, एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में क्या प्राप्त होता है? थिसोरस ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। Shift+F7 थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थिसोरस। थिसोरस सिलेक्ट किए गए वर्ड से रिलेटेड अन्य वर्ड आपको सुझाव में देता है, यह सिनोनिम्स और एंटोनिम बताता है, रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F7। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक वर्ड सेलेक्ट किया वांट। इसके बाद हम रिव्यू टैब पर गए और हमने यहां पर थिसोरस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जैसे ही हमने थिसोरस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब हमें वांट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो भी वर्ड आपने सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड कई वर्ड आपको मिल जाते हैं। किस ऑप्शन के द्वारा? थिसोरस ऑप्शन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कागज मतलब पेपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कागज या पेपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? पहले आपको यह समझना होगा प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो कि प्रिंटिंग करते समय हाई साउंड करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर जो कि बैंक में, रेलवे में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, स्पीड स्लो होती है। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इनमें कंटीन्यूअस पेपर का यूज किया जाता। कंटीन्यूअस पेपर का पूरा एक रोल लगा होता है जिसमें अलग अलग साइज के प्रिंट निकाले जा सकते हैं, और जिस साइज का प्रिंट निकलता है उतना पेपर कट कर दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। वह होता है कंटीन्यूअस पेपर या कंटीन्यूअस कंप्यूटर पेपर, जिसका उपयोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किया जाता है। यह पेपर का पूरा एक रोल होता है जिसको प्रिंटर में फिट कर दिया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ कंटीन्यूअस कंप्यूटर पेपर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट से बना होता है। हर कंप्यूटर की पहचान उसके आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट्स से बना होता है। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, और यह क्वेश्चन नवंबर वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। आईपी एड्रेस से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। सीपीसीटी के हर पेपर में, मैक्सिमम पेपर में आपको आईपी टॉपिक से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यह क्वेश्चन भी हमने नवंबर वाले सीपीसीटी एग्जाम से सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हर कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट्स से बना होता है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया है। आपने हमारे वीडियोस में देखा है, पढ़ा है कि आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है उसकी साइज कितने बिट होती है? 32 बिट होती है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करके दे दिया। यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? एक्चुअल में आईपी वर्जन 4 जो होता है, आईपी प्रोटोकॉल का आईपी वर्जन 4 जो होता है उसमें आईपी एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं? तो होती हैं 32 बिट। यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। बस यहां पर क्वेश्चन को
थोड़ा सा घुमाकर दे दिया गया है। आपको याद होगा कि आईपी प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के दो ही वर्जन हैं। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है वह होता है 32 बिट का, और आईपी वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस होता है वह होता है 128 बिट का, मतलब 128 बिट का। और नेटवर्क में हर कंप्यूटर की पहचान किससे की जाती है? उसके आईपी एड्रेस से। तो यह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और यह क्वेश्चन नवंबर वाले पेपर में पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आईपी वर्जन 4 में एड्रेस 32 बिट का या 32 बिट का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP जो कि एक प्रोटोकॉल है, इसका हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन का ग्रुप, रूल्स का सेट। नेटवर्क में जो रूल्स यूज किए जाते हैं उन रूल्स के सेट को कहा जाता है प्रोटोकॉल। कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, उसी में से एक प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP का एक नया वर्जन भी आ गया है, HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 1010 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? बाइनरी नंबर 1010 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है, बाइनरी, जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है। क्या होगी डेसिमल वैल्यू? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हम आपको यहां पर एक सबसे छोटी और सबसे सिंपल मेथड बताने वाले हैं, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही कम समय में डेसिमल में बदल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको हमें किस में बदलना है? डेसिमल में। इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। आपको बाइनरी नंबर को सेम लिखना है। बाइनरी नंबर क्या है? 1010। अभी हमारे क्वेश्चन में 4 अंक दिए गए हैं। यह क्वेश्चन 5 अंकों का भी हो सकता है, 6 अंकों का भी हो सकता है, 10 अंकों का, 20 अंकों का भी हो सकता है। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया हमने उसको सेम लिखा। अब हम इस बाइनरी नंबर के नीचे अपनी एक सीरीज लिखेंगे। सीरीज क्या है हमारी? 1। सीरीज हम 1 से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। यदि यहां पर और अंक होते तो हम 16 कर देते, 32, 64, 128। मतलब यह सीरीज डबल होती जाती। अभी क्वेश्चन में 4 ही अंक थे तो हमने 4 अंकों तक सीरीज बनाई। सीरीज कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, 32 ऐसे बढ़ाते जाना है। हमारा जो क्वेश्चन है वह 4 अंकों का था तो हमने सीरीज भी कितने अंकों की यूज करी? 4। अब आपको जहां जहां पर 1 दिख रहा है, क्वेश्चन में जहां जहां पर 1 दिख रहा है उन नंबर को जोड़ दो, जहां पर 0 है उनको मत जोड़िए। जैसे 8 के साथ क्या है? 1, मतलब 8 ऐड होगा, और 1 कहां आया? 2 के साथ, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया जाता है आपको उसको डेसिमल में बदलने के लिए यह सीरीज याद रखनी है। अब सीपीसीटी के पेपर में 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जरूर आते हैं और इनको सॉल्व करना इतना ही आसान है। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था हमने उस बाइनरी नंबर को सेम लिखा, उसके नीचे अपनी एक सीरीज लिखी। सीरीज को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2, फिर 4, फिर 8।
फिर जहां जहां पर आपको 1 मिल रहा है उनको ऐड कर दीजिए। 8 के साथ 1 था, 2 के साथ 1 था, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 10। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था उसकी डेसिमल वैल्यू होगी 10। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूएसबी एक पोर्ट होता है जिसका उपयोग पेन ड्राइव को, कीबोर्ड को, माउस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूएसबी एक पोर्ट होता है और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्जिट करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? यह क्वेश्चन इसी प्रकार से सीपीसीटी के पेपर में पूछा गया है। आधुनिक ब्राउजर में मतलब मॉडर्न ब्राउजर में जो अभी उपयोग किए जाते हैं, करंट टाइम पर उपयोग होने वाले ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्जिट करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी? मतलब आप यदि कोई वेब ब्राउजर ओपन करे हैं, वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं। वेब ब्राउजर क्या है? जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। आप वेब ब्राउजर में जो भी स्क्रीन अभी ओपन करे हैं, जो भी वेब पेज ओपन करे हैं, यदि हमें उसको फुल स्क्रीन पर शो करना है या फुल स्क्रीन पर वो शो हो रहा है तो उसको वापस नॉर्मल स्क्रीन पर लाना है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? उसके लिए यूज करना होता है F11 की को। F11 एक फंक्शन की है हमारे कीबोर्ड में जिसके द्वारा हम ब्राउजर की स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में सेट कर सकते हैं, या वह पहले से फुल स्क्रीन मोड में है तो उसको नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमसे पूछा क्या गया है? ब्राउजर स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए या फुल स्क्रीन को वापस नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? वह होती है F11 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फुल स्क्रीन के लिए F11 की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लैंक में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। एक ब्लैंक में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। मतलब क्या ऐसा है जो एक से अधिक वेब पेज का कलेक्शन होता है? तो एक वेबसाइट होती है मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। मतलब एक वेबसाइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। मतलब एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एक वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? वह होती है वेब पेजेस का कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक वेबसाइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? हम जब भी कोई कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम एक यूजर हैं। यूजर समझता है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो यूजर जो प्रोग्राम बनाता है वह बनाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर किस में समझता है? लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब 01 की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो हमसे पूछा गया है कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया, जो कोडिंग करी है, उसे क्या कहा जाता है? जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई कोड लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है। सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सोर्स कोड को
बाइनरी कोड में या मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है? तो कंपाइलर करता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बनाना, एडिट मतलब सुधारना, फॉर्मेटिंग मतलब उसको अट्रैक्टिव करना, स्टोरिंग मतलब सेव करना, रिट्रीविंग मतलब उसको दोबारा ओपन करना और प्रिंटिंग करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव मतलब ओपन करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? मतलब आपको यदि अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना है, एडिट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फाइल को सेव करना है, फाइल को प्रिंट करना है, तो आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा गया यहां पर, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जो कि हमें टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की, एडिटिंग करने की सुविधा देते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो डॉक्यूमेंट को बनाने की, एडिट करने की, फॉर्मेटिंग करने की, स्टोर करने की, प्रिंट करने की सुविधा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी प्रेजेंटेशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि हमें पावर पॉइंट में फाइंड डायलॉग बॉक्स, फाइंड क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट में, प्रेजेंटेशन में, फाइल में किसी वर्ड को सर्च करने की सुविधा देता है, वह होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स। इसको ओपन करने के लिए Ctrl+F का यूज किया जाता है। Ctrl+F। आपको यहां पावर पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड सभी सॉफ्टवेयर में फाइंड ऑप्शन को ओपन करने के लिए या फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+F। तो फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+F। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? यहां पर हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? आप एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट बनाते हैं, वर्कशीट, एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। लेकिन जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक रो और कॉलम मिलता है, तो एक सेल क्रिएट होता है। एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है, प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। जब भी अपन किसी सेल का एड्रेस लिखते हैं तो पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। कॉलम का नाम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है, ABCD से, और रो के तो नंबर होते हैं 1 2 3। तो जब भी कोई सेल होगा तो सेल का अपना एक एड्रेस जरूर होगा। अब हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? एमएस एक्सेल के अंदर 3 प्रकार के सेल एड्रेस यूज किए जाते हैं। एक होते हैं रिलेटिव, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं मिक्स्ड। एमएस एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव में सेल एड्रेस को इस प्रकार से लिखा जाता है। जो पहला सेल एड्रेस होता है वह क्या होता है? A1। पहले सेल का एड्रेस क्या होता है एक्सेल में? A1। लेकिन यह रिलेटिव सेल एड्रेस है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस किससे बनता है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में रो के आगे और कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल लगा दिया जाता है, मतलब $A $1।
यह हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। और मिक्स सेल एड्रेस कैसा होता है, इसमें हम रो या कॉलम को एक को रिलेटिव कर देते हैं और एक को एब्सोल्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा $A, मतलब कॉलम हो गया एब्सोल्यूट और रो को लिख दिया 1, यह हो गई हमारी रिलेटिव। मतलब जब एब्सोल्यूट एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस मिल जाता है तो बन जाता है मिक्स। हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, वह होगा $A$1। यदि आपसे पूछा जाता एक्सेल में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा तो वह होगा A1, लेकिन यह है रिलेटिव एड्रेस और यह कौन सा है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। डॉलर सिंबल के द्वारा एक्सेल में किसी एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बना दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, $1 फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस कमांड ग्रुप में उपलब्ध है। एमएस वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस कमांड ग्रुप में उपलब्ध है। जो फाइंड और रिप्लेस है यह हमें डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करने की और सर्च किए गए वर्ड को नए वर्ड से चेंज करने की सुविधा देता है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H। Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की है, Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की है। फाइंड ऑप्शन के द्वारा हम किसी वर्ड को डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकते हैं और फाइंड किए गए वर्ड को यदि हमें किसी दूसरे वर्ड से बदलना है तो हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि फाइंड और रिप्लेस किस कमांड ग्रुप में उपलब्ध है। तो जो फाइंड एंड रिप्लेस हैं यह दोनों एडिटिंग के फीचर हैं। एडिटिंग के मतलब किस ग्रुप में प्राप्त होंगे, हमें एडिटिंग ग्रुप में प्राप्त होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एडिटिंग। एमएस वर्ड के अंदर होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन प्राप्त होते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। एमएस वर्ड का जो होम टैब होता है, होम टैब में एक ग्रुप होता है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर होता है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, गो टू। यह सभी ऑप्शन कैसे हैं, एडिटिंग के फीचर हैं। तो एडिटिंग ग्रुप में इनको स्टोर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज कैसे किया जाता है। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज कैसे किया जाता है। मतलब एमएस वर्ड में यदि आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, उस सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को यदि हमें 1 पॉइंट से कम करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज मतलब कम करना, तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहां पर हमें 4 शॉर्टकट की दी गई हैं। वैसे एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की फॉन्ट साइज के लिए 2 प्रकार की हैं। एक होती है Ctrl+Shift>, इससे फॉन्ट साइज बढ़ती है। एक होती है Ctrl+Shift>, इससे फॉन्ट साइज घटती है। लेकिन यह एक साथ मल्टीपल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। मल्टीपल पॉइंट से मतलब एक साथ कई पॉइंट हमारी फॉन्ट साइज बढ़ जाती है और कई पॉइंट एक साथ फॉन्ट साइज घट जाती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज कैसे किया जाता है। तो यदि आपको एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से बढ़ाना है तो आप कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट को प्रेस करें। बिग ब्रैकेट को यह बढ़ाने के लिए है, इंक्रीज करने के लिए। और यदि आपको घटाना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस किया जाता है। मतलब फॉन्ट साइज की 4 शॉर्टकट की हो गई। Ctrl+Shift>, फॉन्ट साइज को मल्टीपल पॉइंट से बढ़ाएगी। Ctrl+Shift>, फॉन्ट साइज को मल्टीपल पॉइंट से घटाएगी। कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से बढ़ाता है। कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम इन चारों शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यहां पर हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब यदि हमें इस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाना है, सिंगल पॉइंट बढ़ाना है, तो
तो हम कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट, जो क्लोज वाला बिग ब्रैकेट है, उस की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं 1 पॉइंट हमारी फॉन्ट साइज बढ़ रही है। यदि हमें कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो हम कंट्रोल के साथ ओपन वाला जो बिग ब्रैकेट है उस की को प्रेस करेंगे, तो सिंगल पॉइंट हमारी फॉन्ट साइज यहां पर घट रही है। अब यदि आपको मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करें। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जो एक साथ मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाती है, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन एक साथ मल्टीपल पॉइंट में फॉन्ट साइज को घटा देती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कई क्वेश्चन और भी हमारे तैयार हो जाते हैं। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।